नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तर प्रदेश अब उन्नत और उत्तम प्रदेश बनेगा। टारगेट वैसे 5 साल का है, लेकिन 100 दिन का जो टारगेट दिया गया था उससे पहले ही विकास का असर चारों तरफ दिखने लगा है। 30 दिन योगी 2.0 यानी कि योगी सरकार के 30 दिन पूरे हो चुके हैं और 30 दिन के अंदर 30 से ज़्यादा बड़े फैसले दरअसल राज्य के विकास के पक्ष में लिए गए। कुछ ऐसे फैसले जहां पर साफ दिख रहा है कि ना तो भ्रष्टाचार पर ना अपराध पर किसी तरह की कोई ढिलाई होगी, बल्कि पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी। चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो या फिर उत्तर प्रदेश की विकास का मसला हो, हर जगह यूपी की योगी सरकार पूरी तरह से बड़े फैसले लेकर दरअसल ये पूरी तरह से बताने की कोशिश कर रही है कि हम सब कितने तैयार हैं। अलग अलग अगर 30 बड़े फैसलों की बात करें तो वहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे सभी मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट दिया गया है और सभी मंत्रियों को टारगेट देने के बाद प्रेजेंटेशन भी देना पड़ रहा है। बाकायदा सीएम योगी की तरफ से प्रेजेंटेशन देखे जा रहे हैं और साथ ही साथ सिर्फ 100 दिन ही नहीं बल्कि 6 महीने के अंदर क्या क्या काम होगा, 1 साल के बाद पूरी तरह से रिपोर्ट पेश करनी होगी। यानी कि 5 साल तक आते आते उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी रहेगी। और इस बात को लेकर विपक्ष वैसे कई मसलों पर घेरने की कोशिश सरकार को कर भी रहा है, खासतौर पर महंगाई के मसले पर, बेरोजगारी के मसले पर और तमाम ऐसे मसले जहां पर विपक्ष को लगता है कि सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा फोकस होकर काम नहीं किया जा रहा है। तो अलग अलग फैसलों में लेकिन जो दिख रहा है, योगी सरकार जो फैसले ले रही है, ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई बड़े फैसले, खास तौर पर चाहे वो 100 दिन का टारगेट हो, भ्रष्टाचार पर किस तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं, अपराधियों और माफियाओं के ऊपर किस तरह से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे मसले जिसको लेकर लगता था कि उत्तर प्रदेश में इसके बारे में कोई समाधान हल नहीं निकाल सकता। खास तौर पर पर्व त्योहारों के समय में जिस तरीके से दंगे फसाद हुआ करते थे, इन दंगे फसाद के मसले पर, इन मामले पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी मिसाल पेश की है भाईचारे का, सामाजिक के सौहार्द का। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, खास तौर पर बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, पुलिस बल की मजबूती पर फोकस किया जा रहा है कि कैसे पुलिस को और कड़क बनाया जाए। 7 से 15 मिनट में रिस्पॉन्स टाइम करने का पूरा फैसला लिया गया है कि पहले जो रिस्पॉन्स टाइम देरी से होते थे 7 से 15 मिनट के अंदर देने होंगे। महिला सुरक्षा को लेकर बाकायदा विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। जनता दर्शन की वापसी होगी, यानी कि जनता दरबार लगने शुरू हो गए हैं। समस्याओं का समाधान वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। लगातार जनता दर्शन में उस समय और वक्त के हिसाब से सभी लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत नए तरीके से की गई है। खासतौर पर वैसे जिलों को इसमें चुना गया है जहां पर साक्षरता दर कम है। 100 से ज़्यादा अपराधियों और माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया और भी कई लोगों की लिस्ट में नाम सामने आ चुके हैं। मंत्रियों को अपने अपने विभागों की 100 दिन की कार्य योजना प्रस्तुत करनी होगी और लगभग 10 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए भी योगी सरकार पूरी तरह से तैयार है। 2 अप्रैल को संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है, इसे और इफेक्टिव किया जाएगा। होम गार्डों की 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती करने का फैसला लिया गया है और ख़ास बात एसडीएम, सीओ और तहसीलदारों को निर्देश दिया गया है कि रात में तैनाती, जहां पर आपकी तैनाती हो रही है उस जगह पर रहना अनिवार्य है। प्रदेश में महिला होमगार्ड्स को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के लिए एक अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाए। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो बाकायदा वैसे लोग जो लंच के नाम पर घंटों दफ्तर के बाहर रहते थे, उनके लिए पूरी तरह से मानक तैयार कर दिया गया है कि 1 बजे से 1:30 बजे तक ही आप लंच टाइम का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, कई मेहमान जुड़ चुके हैं। शरद त्रिवेदी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। शरद त्रिवेदी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। कीर्ति निधि पांडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। कीर्ति जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त पवन शर्मा जी हमारे साथ हैं। पवन शर्मा जी, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। राघवेंद्र जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। 30 दिन पूरे हो गए, 100 दिन का टारगेट है, 6 महीने का भी टारगेट दिया गया है, साथ ही साथ सालाना
वार्षिक रिपोर्ट भी पेश किया जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि योगी 2.0 सरकार से ज़्यादा इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि सुशासन तो हो ही, साथ ही समाज के हर तबके तक सरकार के जरिए जो काम किए जा रहे हैं वो पहुंच सके, ज़मीन पर दिख सके। और अगर ऐसा ही रहा राघवेंद्र, तो 5 साल में उत्तर प्रदेश की तस्वीर थोड़ी अलग दिखेगी। बोलिए बोलिए, सुन पा रहे हैं जी बोलिए जी गौरी जी, बेशक ये कहा जा सकता है योगी सरकार का ये जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, एक नए तेवर के साथ ये सरकार दिख रही है। जश्न का माहौल कम, काम पे ज़्यादा फोकस किया। हाँ। कि शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद से विभागों का जो भी प्रेजेंटेशन शुरू हो गया, माफियाओं पे कार्रवाई शुरू हो गई। अगर कहीं पेपर लीक हुआ तो उस पर भी कार्रवाई हुई, 1-2 अधिकारी भी सस्पेंड किए गए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट रहा कि रोजगार को लेकर भी इस सरकार ने कदम उठाए कि 100 दिन में हम 10,000 से ज़्यादा रोजगार देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। और मेन फोकस लॉ एंड ऑर्डर को इस सरकार का पहले रिज्यूम में भी रहा, इस रिज्यूम में भी रहा। संगठित अपराध पे बार बार चोट करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाता है और यही देन है कि संगठित अपराध में कमी आई है। छिटपुट घटनाएं घटी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं घटी हैं, चाहे प्रयागराज की 2 घटनाएं हों या अन्य जगह की बात की जाए, लेकिन ये सरकार अपराध को कम करने, बिजनेस का माहौल पैदा करने की, निवेश यहाँ पैदा हो, फैक्ट्रियां कंपनियां यहाँ लगें, प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, इस पर फोकस किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जितने धार्मिक प्लेसेज हैं उस पे इनके कार्य त्वरित गति से आगे बढ़ रहे हैं कि जितने भी इस तरह के प्लेसेज हैं उसका सौंदर्यीकरण किया जाए, अच्छी से अच्छी सुविधाएं वहाँ पे श्रद्धालुओं को मिले। तो लगातार उस तरफ योगी सरकार आगे बढ़ रही है। हाँ। और इसी तरह आगे बढ़े तो बेशक कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति दिन प्रतिदिन और अच्छी होती जाएगी। बिल्कुल। और साफ तौर पर ऐसा दिख भी रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि सिर्फ ऐसे मत देखें कि सरकार 30 दिन में क्या काम कर रही है, सरकार 100 दिन में क्या काम करेगी, 6 महीने में क्या काम करेगी, या 5 साल में क्या काम करेगी। लेकिन शुरुआत किस तरीके की है, काम करने का तरीका क्या है, किस तरीके से काम पर फोकस किया जा रहा है, किन जगहों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्योंकि किसी भी राज्य, किसी भी सूबे में विकास की गंगा तभी बह पाती है जब सरकार की तरफ से बहुत ही इफेक्टिव पॉलिसी बनाई जाती है और साथ ही साथ सुरक्षा का माहौल बेहतर किया जाए। इसके अलावा व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी माहौल को बेहतर किए जाने की ज़रूरत होती है। चलिए, इस वक्त शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर रमेश ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रमेश ठाकुर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शरद त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शरद जी, एक बात बताइए, ये अलग अलग मतलब 30 दिन का हिसाब, 100 दिन का हिसाब, फिर 6 महीने का हिसाब, साल भर का हिसाब, ऐसा लग रहा है कि सरकार 5 साल का इंतज़ार करना नहीं चाह रही है। 5 साल को अलग अलग महीनों में और साल में विभक्त करके एक बड़ा, है ना, डेवलपमेंट का एक बड़ा रोड मैप दिखाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। ज़मीन पर भी चीज़ें उतर रही हैं। मुझे थोड़ा सा ये बताइए, इसके बावजूद अभी तो ठीक है रोड मैप तैयार किया जा रहा है, लेकिन क्या जो सारी चीज़ें सोची जा रही हैं 5 साल तक पूरी तरह से इफेक्टिव हो जाएगा कि अगली बार किसी की भी सरकार आए, कम से कम जो ढांचा आप लोगों की तरफ से बनाया गया उसे वो तोड़ ना पाए? बताइए सर। जी, जैसे पहले भी जितनी सरकारें आई थी वो प्रोग्राम लाती थी, लेकिन दिक्कत ये होती थी कि डिलीवरी या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता था। कहीं ना कहीं जो जोश होता था, जोश खरोश जो नई जब सरकार आती तो होता था, वो थोड़े दिन के बाद शांत हो जाता था। जो पॉलिसी होती थी वो आई गई हो जाती थी, फिर वही घूसखोरी, माफिया, अपराध निरंकुश आ जाता था और सब कहानी जस की तस बनी रहती थी। ये उत्तर प्रदेश ने पिछले 30 साल में देखा है। लेकिन जो पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने काम किया है, जो हमारा एक बहुत पुराना नारा है कि जो कहते हैं सो करते हैं, जो कहा था सो करके दिखाया। अपराध को सबसे पहले नियंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यापार, कोई भी विकास तभी हो सकता है जब वहाँ अपराधी ना हो या बिल्कुल उनके ऊपर अंकुश लगा हो, वो कोई अपनी कार्रवाई ना कर सके।
तो हम लोगों ने वो काम किया और 4 कमिश्नरी बनाई और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा कमी थी उत्तर प्रदेश में, उसको मजबूत करने की जरूरत थी, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट विश्व में सबसे ज्यादा थी, क्योंकि सड़कें बदहाल थी तो गाड़ी जो है वो उस तेजी से नहीं जा सकती थी, और अगर ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है तो व्यापारी अपने आप ही उसका व्यापार कमजोर पड़ जाएगा। जीएसटी लगा दिया गया ताकि जीएसटी से जो अलग अलग राज्यों में जो लाठी दे के आपने देखा होगा बॉर्डर पे वसूली की जाती थी, कर वसूली की जाती, वो सब खत्म हो गया। तो अब वही उसी चीज को आगे हमें ले जाना है, क्योंकि अब जो है एजेंडा है कि हमको उत्तर प्रदेश को पहले लेवल पे लाना है। पहले 14 से दूसरे पे हम पिछले 4-5 साल में ले आए, जिसमें कि 2.5 साल से वायरस की भेंट चढ़ चुका था। उसके बाद उत्तर प्रदेश को ईज ऑफ बिजनेस में दूसरे नंबर पे ले आए। अब हमको इसे पहले नंबर पे लाने की जरूरत है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, विकास के कार्य चल रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी उसका समाधान देखा गया है। और आपने अभी देखा हाल में ही कि जिस तरह जगह जगह दबिश डाली जा रही है, जगह जगह रेड पड़ रही है, एनफोर्समेंट की रेड पड़ रही है, बाकी अन्य विभाग रेड डाल रहे हैं। अभी कल ही नोएडा में रेड पड़ी है, जिसमें 6 बड़े जो इस्पात के संयंत्र थे उनके ऊपर जीएसटी का हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करने की सूचना आई और उसको उनके ऊपर कार्रवाई करी गई है। तो ये जो एजेंट, लेकिन इसमें जरूरत ये है कि जैसे आपने देखा कि जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसी शाम को मीटिंग करी गई और सबको उनका एजेंडा दिया गया है कि हफ्ते में क्या करना, 15 दिन में क्या करना, महीने में क्या करना, और इसकी समीक्षा। चलिए ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है मुझे शरद त्रिवेदी जी, ऐसा क्यों लगता है कि फैसले बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं ना? फैसलों की जो संख्या है महीने के हिसाब से देखें तो 30 दिन में लगभग 40-45 फैसले लिए गए। क्या इन फैसलों को अमली जामा पहनाया जा रहा है, नहीं पहनाया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कुछ चीज़ों पर तो दिख रहा है कि सरकार की तरफ से संजीदगी दिख रही है। कीर्ति निधि पांडे शायद इस सवाल का सही जवाब नहीं। कीर्ति निधि पांडे जी, क्या आपको लगता है कि सरकार सिर्फ फैसले ले रही है, 30 दिन में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, कानून व्यवस्था को छोड़ दिया जाए, महिला सुरक्षा को छोड़ दिया जाए, या फिर जो बाकायदा चुनाव प्रचार के दरमियान कई तरह के वादे किए थे उसको छोड़ दिया जाए? क्या लगता है कि फैसले ज़्यादा हैं, काम कम दिख रहा है? बताइए सर। देखिए गौरीशंकर जी, पहली बात तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है उत्तर प्रदेश में, तो जिम्मेदारी इनकी है कि जनता के प्रति जवाबदेही इनकी है, काम इनको करना चाहिए। हाँ। लेकिन जो ये कह रहा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, मैं 2-3 बातें इनको बताऊं कि पिछले संकल्प पत्र में इन्होंने कहा था कि 7 लाख नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी। इनके संकल्प पत्र में 5 साल में 35 लाख होते हैं, मिल नहीं पाए। इंटर पास विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की बात किया था इन्होंने संकल्प पत्र में, है वो संकल्प पत्र में काम आया, वो नहीं मिल पाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों समेत तमाम ग्राम सेवकों के वेतन बढ़ाने की बात थी, वो नहीं बढ़ पाए। और जब फैसले जल्दी जल्दी लिए जाते हैं तो उसका इम्प्लीमेंट अफसर नहीं कर पाते। और एक बात और स्पष्ट कर कि अफसरशाही जो होती है, अफसरशाही सरकार को अपने हिसाब से चलाना चाहिए। जब तक अभी इनके मंत्रियों को गांव में रुकना है, रात में 10 बजे तक गांव में रहने के बाद जब सर्किट हाउस में सोएगा मंत्री, जिसे पिछले सरकारों में कर रहे थे, तो गांव की स्थिति से रूबरू नहीं हो सकते। अफसर वो गांव दिखाना चाहेगा जो गांव बेहतर होगा। उन गांव की स्थिति वो नहीं जान पाएंगे जिन गांव में स्थिति खराब है, जहां के लोग परेशान हैं। और क्या इन लोगों ने नारा नहीं दिया था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो क्या महंगाई कम हो गई? बहुत हुआ डीजल पेट्रोल पे वार, अब की बार मोदी सरकार, क्या डीजल पेट्रोल से महंगाई लगातार नहीं बढ़ रही है? बहुत हुआ बेरोजगारों पे अत्याचार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, तो इन्हीं के सरकार के गृह राज्य मंत्री के बेटे किसानों को कुचल रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को जमानत खारिज करनी पड़ रही है। किसानों के साथ लगातार 2 साल तक किसान आंदोलन करता रहा दिल्ली की सड़कों पर। तो ये मुद्दा तो आप लोग कीर्ति निधि पांडे चुनाव से पहले भी खूब उठाए, लोगों ने भरोसा क्यों नहीं किया आप लोगों के ऊपर? बातें आप अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जनता को क्या हो गया? जनता क्या अलग ढंग से
लोकतंत्र की पढ़ाई करती है या फिर नेताओं के, है ना, नेताओं के वर्जन पर ही तो भरोसा करती है। बीजेपी पर भरोसा क्यों, समाजवादी पार्टी पर भरोसा क्यों नहीं? देखिए गौरी शंकर जी, समाजवादी पार्टी का भी जनाधार 2017 के बाद 2022 के चुनाव में बढ़ा है, ठीक है, अच्छी और बात मैं है। कह सकता हूँ कि जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, सबसे ज्यादा वोट 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिला। लोगों का भरोसा और विश्वास समाजवादी पार्टी के साथ बढ़ा। ये अलग बात है कुछ दल अस्तित्व से खत्म हो गए और उनका वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। लेकिन चलिए ठीक क्या है ये सर, मुद्दा खत्म हो जाएगा? चलिए मैं आता हूँ। मुझे लग रहा है कि कीर्तिनिधि पांडे जी जो सवाल उठा रहे हैं, कीर्तिनिधि पांडे जो सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल तो है ही। इन सवालों का भी जवाब शरद त्रिवेदी को देना चाहिए, या फिर वो नहीं दे पाएंगे तो मैं डॉक्टर रमेश ठाकुर से पूछ लूँगा, राघवेंद्र प्रताप जी से पूछ लूँगा, लेकिन पवन शर्मा जी से पहले बात कर लेते हैं। पवन जी, एक बात बताइए, कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीतेगी तब भी विपक्ष के तौर पर एक मजबूत, है ना, मजबूत पार्टी के तौर पर उसे माना जाता रहा है हमेशा, क्योंकि देश में तो ही ऐसी पार्टी है जो देश की बात करती है, या तो कांग्रेस पार्टी है या फिर बीजेपी है, यानी कि देश के हित में वर्जन देने वाली दो पार्टी है। बाकी पार्टियों को भी देश हित है ना, देश हित है, लेकिन वर्जन, बयानबाजी यही दोनों पार्टियां ज़्यादा करती हैं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, 30 दिन में 40-45 फैसले लिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर सुरक्षा मानक तक को मजबूत किया जा रहा है, रोजगार, महंगाई, सब पे कंट्रोल करने के दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड उत्तर प्रदेश में 30 दिन, है ना, 30 दिन पूरे होने के बाद क्या बना कि योगी सरकार कैसे काम कर रही है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के लिए सारी पार्टियां काम करती हैं, सिर्फ दो ही पार्टी नहीं है। चाहे वो लोग राजनीतिक दल कोई भी हो, चाहे वो राज्य स्तर का हो या नेशनल स्तर का हो, तो सब देश स्तर के लिए ही काम करती है। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, जो कोई भी पार्टी इनकी नीतियों का विरोध करती है वो देश हित में बात नहीं करती है, क्योंकि भाजपा को सिर्फ देश हित वही नजर आता है जो पार्टी उनके फेवर में काम करे। दूसरी बात, अभी हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं शरद जी, उन्होंने अपनी सारी बता दिया कि हमने आते ही ये सब कुछ कर दिया, सारा कुछ हमने इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया। देखिए, जो फैसले अभी लिए गए हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की हालत आज सबसे बदतर हो रही है। पिछले हफ्ते से देखा जाए प्रयागराज में 7-8 हत्याएं हो चुकी है। अमेठी के अंदर एक पुलिस अधिकारी ने स्वयं गोली मार ली है। वो क्यों है, क्या प्रताड़ना की गई है, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर कोई बीच में आपके पेपर लीक हुए, उसमें पत्रकारों ने सरकार के बारे में कुछ लिखा, उनको जेल में डाल दिया गया। मतलब ये होगा कि सरकार की अगर कोई नीतियों की आलोचना करे या जनता विरोधी नीतियों के बारे में सरकार को आगाह करे, इसका मतलब वो देशद्रोही है, उसको आप जेल में डाल दीजिए। मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है पत्रकारों को। आज भी कानपुर के अंदर एक पत्रकार को नंगा किया गया पुलिस के द्वारा। क्यों? इसका मतलब तो ये हो कि आपके जो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू, जो आपको पसंद नहीं आए वो आप उनको साइड भी कर दीजिए, और जो आपको पसंद में आए उनको आप दिखवा दीजिए। तो देखिए, ये चीजें जो है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज जितना जो अभी यूपी में देखा जा रहा है कि एक सीआरपीएफ के पुलिसमैन को अपनी शादी के लिए भी पुलिस सुरक्षा ली जा रही है। तो ये कहाँ जा रहा है उत्तर प्रदेश? कहाँ जा रहा है, ये तो पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहा है? इतना अच्छा तो मैंडेट मिला है, हमारे प्रवक्ता बताएंगे। इतना अच्छा तो मैंडेट मिला है। योगी सरकार को योगी 2.0 कहा जाने लगा है, बुलडोजर बाबा, है ना, योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा है। कानून व्यवस्था सेफ्टी के मसले पर, है ना, सरकार की तारीफ हो रही है। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि कहाँ जा रही है, कहाँ उत्तर प्रदेश जा रहा है? उत्तर प्रदेश को तो उन्नत प्रदेश बनाने की कोशिश हो रही है पवन जी। हम तो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि आप उत्तम प्रदेश बनाइए। आप पिछली सरकारों ने उजड़ा प्रदेश बना दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप उत्तम प्रदेश बनाएं, लेकिन किस हिसाब से बनाएंगे आप? नहीं तो कीर्तिनिधि पांडे तो अभी कह रहे थे कि मतलब देखिए सरकार में इस तरह की खामियां, मतलब अपनी सरकार की तारीफ कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि मुजरा बना दिया था उत्तर प्रदेश में। गौरी शंकर जी, आपने देखा होगा कि स्वतंत्र देव सिंह जी कहीं, और आपकी सरकार 32-33 साल से आई नहीं भाई साहब पवन शर्मा जी।
तो आपको तो खुली आजादी है ना, बीएसपी वाले को कह दो कि उत्तर प्रदेश पहले आप को एक पता बात- नहीं क्या बना दिया, समाजवादी पार्टी ने मुजरा प्रदेश बना दिया, अब बीजेपी उन्नत प्रदेश, अव्वल प्रदेश क्या बनाएगी, पता नहीं क्या बना रही है। मतलब थोड़ा सा आप लोग अपना स्टैंड तो सही कीजिए पवन जी, है ना। आप लोग अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, राय बरेली तक सीमित हो गए, है ना। लेकिन कोई अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो आपको मुजरा दिखता है ना। आपको पता नहीं उन्नत, अव्वल और उत्तम में कुछ भेदभाव नहीं दिखता है, कुछ तो है ना, अंतर तो है ना सारी चीजों में। आप ही बोल लीजिए, आप बोलने तो दे नहीं रहे हैं। बोलिए जब हम जवाब दे रहे हैं तो आप बीच में बोलिए सर, बोलिए। बोल रहे हैं, बीच में हमारा जो मुद्दा है वो तो आप इधर उधर भटका रहे हैं। आप बोल लीजिए फिर। क्या बोलिएगा, क्या रह गया बोलने के लिए आपके पास, बताइए। मैं नहीं, मेरे तो इसका मतलब बैठाते क्यों है सर? अगर बोलने के लिए नहीं है तो बैठाते तो बैठाते इसलिए क्यों हैं आप? सर कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मत है ना। बैठाइए देश सर। में लेकिन जो है, देश में बीजेपी के बाद आपका मजबूत विपक्ष, है ना। बीच में डिस्टर्ब करते हैं आप, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। बोलिए सर, 1 मिनट का टाइम है सर, 1 मिनट का टाइम, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ऐसी बातें करने लगते हो ना कि मुंह से निकलने लगता है कि भाई क्या बोल रहे हो आप। बोलिए। अब आप आगे पूछिए, क्योंकि आपने बीच में जो मुद्दा ही आपने भटका दिया है। सवाल भूल गए? सवाल ये है, सवाल फिर से पूछ लेता हूँ, सवाल ये है कि क्या वाकई में आप लोग बड़ी बड़ी जो किताबें लिख दिए बेरोजगारी पर, है ना, महंगाई पर, सब कुछ पर किताब लिख करके प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में वोट की भीख मांग रही थी, भीख भी नहीं मिली उन्हें, है ना। 2 सीट पर सिमट गए आप लोग, दो सीट पर सिमट गए भाई साहब। सुनिए, उसके बाद योगी सरकार अगर 1 महीने में 40 फैसले लेती है तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि पता नहीं कहाँ उत्तर प्रदेश जा रहा है। इसलिए मैं आपको टोका ना भाई साहब। बोलिए अब इस पर। नहीं, आपने अगर देखिए गौरीशंकर जी, बेसिकली एक अच्छा, अगर आप कोई चीज टोकते हैं तो बीच में मत टोकिए ना। अगर पूरा आपका मेरा अगर कोई किसी भी वक्तव्य पूरा हो जाए, आप पूछिए उसके बाद में कोई भी सवाल। वो सवाल पूरा होता नहीं है, उसका जवाब आप बीच में पूछ लेते हैं। मैं आपको बताऊं कानून व्यवस्था के बारे में, बोलिए। अब और भ्रष्टाचार के बारे में। इनके मंत्री, सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव जी किसी सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को कह रहे हैं कि इतना तो मत खाइए, मतलब इसका मतलब खाइए। इसका मतलब आपको भ्रष्टाचार की खुला आमंत्रण है। आप एक तो आपके सामने आया है, दूसरा अभी मैं आपको बता रहा था कि कैसे दलितों को उत्पीड़न हो रहा है, जिसके सीआरपीएफ के आदमी पुलिस वैन को अपनी शादी के लिए सिक्योरिटी लेनी पड़ रही है। सहारनपुर में एक जो अभी कानपुर में आपके पत्रकार भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों सरकार के जो इनकी नीतियों के खिलाफ लिखने के कारण उनके को भी अंदर करना पड़ा। तो देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अभी अमली जामा पहनाना बहुत आवश्यक है। सिर्फ कहने से 40 दिन में ये काम हो जाएगा, 50 दिन में ये हो जाएगा, धरातल पे होगा तब देखेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं सर, होगा नहीं होगा, ये सवाल तो मेरी तरफ से भी है। चलिए मैं आता हूँ इस वक्त रमेश ठाकुर जी इस वक्त हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। रमेश ठाकुर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सुन पा रहे हैं आप, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी जी, आवाज। रमेश ठाकुर जी, एक बात बताइए, क्या 30 दिन की सरकार में लिए गए बड़े बड़े फैसलों के आधार पर 5 साल की तस्वीर का जायजा लिया जा सकता है किसी सरकार की? सर बताइए जरा। देखिए गौरीशंकर जी, कोई भी सरकार जब आती है वो अपना रोड मैप बनाती है पूरे 5 साल का। उसमें कैटेगरी होती है कि 1 साल में हमें क्या करना, 2 साल में क्या करना, 3 साल में क्या करना है। ये तो प्रॉपर्टी हम शुरुआत से देखे आए, लेकिन अब जो स्टाइल जो सरकारों का बदल चुका है वो थोड़ा सा अलग हो गया। अलग इसलिए हो गया है, वो हमारे आपकी सोच से बिल्कुल डिफरेंट है। सरकार कोई भी बनती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, पहले शुरुआती 5-6 महीनों में बहुत अच्छा करती है, कई सारी योजनाएं लाती हैं, कई सारी ऐसी चीजें होती है जो अनएक्सपेक्टेड हमारे लिए होती हैं। और वही 5 महीने जब सरकार की बिल्कुल जाने को होती है, नया कार्यकाल के चुनाव होने के होते हैं, तो उस समय चीजें होती हैं। कामों में स्थितियां वही हैं और वही इस समय उत्तर प्रदेश की हुकूमत कर रही है। 5 साल इन्होंने किस तरीके से बिताए, अगर आपको हमेशा आपके चैनल पे हम लोग डिबेट करते रहे, 5-6 महीने पहले जब सरकार रहेगी तो 40 इनकी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें डिजिटल भारत, उन्नत भारत, इस तरह की लेके 40 योजना ऐसी हैं वो धरातल पर उतर नहीं पाई हैं। और पिछली सरकार में 1.5 साल के भीतर 2 ऐसे समिट लखनऊ के अंदर हुए थे
जिसमें देश भर के इन्वेस्टर वहां पहुंचे हुए थे, उद्योगपति पहुंचे हुए थे। उनको डिफरेंट तरीके से उनको रोजगार के लिए सृजन मुहैया करवाना था और प्लांट वगैरह लगाने थे। वो चीजें नहीं हो पाई, कहीं से शुरुआत नहीं हो पाई। पहले तो आपको इस पे समीक्षा करनी पड़ेगी सरकार के तौर पे। अब 30-40 जिस योजनाओं की आप बात कर रहे हो, इसके खाके को समझना पड़ेगा, इसके रोड मैप को समझना पड़ेगा और इसके दूरगामी जो तस्वीर है उसको हमें समझना पड़ेगा। दूरगामी तस्वीरें ये है, शुरुआती जो ये 30-40 जो फैसले लिए गए, इसमें वो है जो ब्यूरोक्रेट से जुड़े हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट जितने भी IAS PCS हैं, उनके कांधों पर ये जिम्मेदारी होगी कि आप लॉ एंड ऑर्डर को संभालो। आप जो योजना है, चाहे धरातल पे उतरने वाली, चाहे जमीन से जुड़ी योजना है, चाहे गांव पंचायत से जुड़ी, उनको आपको लागू करो। तो मतलब आप ये कह रहे हैं, मतलब डॉक्टर रमेश ठाकुर आप ये कह रहे हैं कि सरकार आदेश दे रही है, निर्देश दे रही है, नौकरशाहों को उन निर्देशों और आदेशों का पालन करना है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को लेकर सरकार अभी भी बहुत कंफ्यूजन में है कि काम किस तरीके से लेना है। ये कहना चाह रहे हैं क्या आप सर? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं आता हूँ, मैं सवाल मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद में आऊंगा। ये सवाल मैं शरद त्रिवेदी से पूछना चाह रहा हूँ। बुरी लगती है कि बीच में बोलने मत, तो यार पत्रकार है आप, तो पवन शर्मा जी के बीच में बोल लोगों के बीच में आदत है वो पूरी करो। हमने 1.5 साल के कार्यकाल में देखा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों अपने डिप्टी CM को बैठाल के कई बार मीटिंगें हुई हैं कि जो अफसर चाहिए वो लगे लगाम है, वो हमारे हाथ में नहीं है। कई लोगों के ट्रांसफर भी हुए, कई लोगों को सस्पेंड भी करा गया। तो ये स्थितियां अगर सुधर जाती, ये योगी साहब का बहुत फैसला था, उसी फैसले को आगे बढ़ाने के लिए, उसी को रिन्यू करने के लिए एक टेस्ट लिया जा रहा है IAS का, PCS का, कि वो किस तरीके से काम करते हैं। इसके योजनाओं के गंभीरता को हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। तस्वीर की मैं बात कर रहा हूँ, इन्हीं योजनाओं में पूरे 4 साल 5 साल का रोड मैप छपा हुआ है योगी आदित्यनाथ सरकार का, कि योजनाओं को ये जो सरकारी अधिकारी हैं, आला अधिकारी, किस तरीके से इसको अपनाते हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लगा 30-40 दिनों में, अगर 1-1.5 महीने का जो समय दिया है, इसमें अगर ये लोग नहीं कर पाते तो मुझे लग रहा है 100 दिन का है टारगेट ना, 100 दिन ना, 30 दिन गुजर गया, 70 दिन बचे। आपकी आवाज़ चली गई रमेश ठाकुर जी। मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद, शरद त्रिवेदी जी के पास में आ रहा हूँ। शरद त्रिवेदी जी, एक बात बताएं, क्या ऐसा नहीं लगता कि नौकरशाहों के साथ जो एक बेहतरीन तालमेल होना चाहिए, सामंजस्य दिखना चाहिए, जो आदेश आप लोगों की तरफ से दिए जाते हैं उसके पालन करने के लिए, ज़मीन पर उतारने के लिए, ऐसा लगता है कि नौकरशाही को उत्तर प्रदेश में हाँका जा रहा है। ये आरोप देखिए विपक्ष के तमाम पार्टियों के नेताओं की तरफ से लगाए गए, पत्रकारों की तरफ से लगाए गए। क्या यूपी में नौकरशाही को हाँका जा रहा है, या फिर नौकरशाही के साथ सरकार की सामंजस्यता, उसकी तालमेल बहुत सही दिशा में चल रही है, उसका दिखेगा असर? बताइए शरद त्रिवेदी जी। देखिए, राजनीतिक दल का काम है दिशा निर्देश देना कि क्या काम करना है, उनको टारगेट देना है, और टारगेट कैसे पूरा करना, कितने दिन में पूरा करना, इसकी जो है समीक्षा हर समय लेते रहना है। यही कार्य जो है उत्तर प्रदेश में सामंजस्य बैठा के जो अफसरशाही है उनके साथ बैठ। डॉक्टर रमेश ठाकुर, आपकी आवाज़ चली गई भाई साहब, तो थोड़ा सा रुक जाइए आप। शरद त्रिवेदी बोल रहे हैं, पहले सुन लीजिए उनको, आप बोलिए सर। तो उसमें सामंजस्य बैठाने का ही काम जो है सरकार का होता है, वो काम किया जा रहा है। दूसरी चीज मैं आप बताना चाहूंगा कि जैसे अभी हमारे सपा के जो मित्र हैं पांडे जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि महंगाई जो है वो एक अहम मुद्दा है। ये बहुत अच्छी बात कही, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए, जो पिछले 5 साल में हालात थी, जिसमें कि 2.5 से 3 साल जो है पूरा वायरस की भेंट चढ़ गया था, तो जो हम लोगों ने हासिल किया है वो 2 से 2.5 साल के अंदर किया है, पूरे 5 साल का समय हमको नहीं मिला। दूसरी चीज इन्होंने कही कि लैपटॉप जो बांटने और मोबाइल फोन देने वाला जो मुद्दा था, उसमें ये हम लोगों ने नहीं तय किया था कि हम फ्री वैक्सीन देंगे या हम फ्री भोजन देंगे या फ्री राशन देंगे, लेकिन क्योंकि उस समय जरूरत थी कि लोग लैपटॉप नहीं खा सकते थे, उनको जरूरत थी फ्री भोजन की, उनको जरूरत थी वैक्सीनेशन की। मतलब जितने वादे शरद त्रिवेदी, जो वादे आप लोग किए हैं, चाहे संकल्प पत्र के जरिए हो या चुनाव प्रचार, उन वादों को आप लोग पूरा करेंगे ना 5 साल में? ये वादे सब पूरे हो जाएंगे ना? मैं उसी पे आ रहा था
मैं आता हूं सर, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा आपके पास। यूक्रेन का मुद्दा है नहीं देखिए सर, आप लोग ना सवाल का जवाब है ना शॉर्ट में दीजिए, ताकि मेरे सवाल का जवाब भी मिल जाए और थोड़ा सा समय भी बचे बाकी मेहमानों के पास आने के लिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। चले ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि 30 दिन की योगी सरकार हो चुकी है। सरकार ताबड़तोड़ कई फैसले ले रही है। सरकार के फैसले पर क्या कुछ ज़मीन पर दिख रहा है, कई सारी चीज़ें, इस पर हम लोग बड़ी बहस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष के पास एक अपने अंक गणित हैं, सियासी अंक गणित हैं, जिसके आधार पर वो सरकार के काम का जायज़ा या फिर उसे परखने की कोशिश कर रहा है। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हैं। कीर्ति पांडे के पास चलते हैं। कीर्ति जी, एक बात बताइए, आप योगी सरकार जो इस बार बनी है, 5 साल छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, इस बार जो योगी सरकार बनी है, आप इस सरकार को किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है ताबड़तोड़ फैसलों से प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, या फिर सरकार इस वक्त अलग चल रही है, नौकरशाही इस वक्त अलग चल रहा है, नौकरशाही को हाँकने की कोशिश हो रही है, ज़मीन पर काम कब दिखेगा नहीं दिखेगा एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त जो हो रहा है विपक्ष की नज़र में बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। बताइए सर। देखिए गौरीशंकर जी, मैंने कहा ना, अफसरशाही बहुत हावी है। हाँ, हावी है, इसके हावी है या हावी है फिर हाँका जा रहा है? मैंने इनके ऊपर सरकार पे हावी है। अच्छा, मैं एक दो उदाहरण आपको बताता हूँ। पिछले सरकार में योगी जी ने एक बहुत छोटा फैसला लिया था और कहा था कि सरकारी दफ्तरों में कोई भी कर्मचारी पान गुटखा या कोई भी तरीके का नहीं करेगा। हाँ, लेकिन उसको चेक कौन करेगा? उन कर्मचारियों को कौन चेक करेगा? वो आज भी उसी तरीके से बदस्तूर जारी है। हाँ, और दूसरा, एक अभी 2-3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1.5 से 2 लंच होगा, आधे घंटे। ये फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? सवाल ये है। आज भी 1-1 घंटा, 1.5 घंटा कर्मचारी दफ्तरों से गायब है। जमीन पर इसका पालन कौन कराएगा? ये अफसरशाही, और अफसरशाही सरकार पर हावी है। और इन्होंने कहा कोरोना आ गया इसलिए मैंने नौकरी नहीं दिया, कोरोना आ गया इसलिए महंगाई बढ़ गई। 350 के सिलेंडर थे जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन कर रही थी। कई नेता आज उनके जो आंदोलन कर रहे थे उस वक्त आज दुनिया में नहीं है, लेकिन आज 1050 रुपए का सिलेंडर मिल रहा लोगों को, और उसमें भी इनका तर्क है कि वाजिब है। 80 रुपए का सरसों का तेल 180 रुपए मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का तर्क है कि वो वाजिब है। ये तरीका है इनका। और मैं तो कह रहा हूं, सरकार इन्होंने बनाया है, जनता ने इनको मैंडेट दिया है, प्रचंड बहुमत से इन्होंने सरकार बनाया। हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन अफसरशाही पे लगाम लगाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। मैं सवाल वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ है राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी, एक बात बताइए, जैसा कीर्ति पांडे कह रहे हैं कि नौकरशाही पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, कई लोग ये कहते हैं कि नौकरशाही की चल नहीं पा रही है सरकार के सामने, सरकार नौकरशाही को हाँकने की कोशिश में लगी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं वो तो दिख रहा है, उसका असर तो दिख रहा है, उस काम का असर दिख रहा है। लेकिन साथ में इस बात को जोड़िएगा आप कि महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर तमाम ऐसे मसले जिस पर विपक्ष ने खूब शोर मचाया, चुनाव प्रचार के दरमियान जनता के सामने इन मसलों को लेकर गया, इसके बावजूद विपक्ष की आवाज़ को छोड़कर बीजेपी की आवाज़ के साथ जनता क्यों आई? ये बड़ा सवाल है दरअसल, जो जानना बहुत ज़रूरी है राघवेंद्र जी। मुद्दा तो है, महंगाई तो है, बेरोजगारी का है ना, ये सब मुद्दा तो कहीं नहीं गया। कीर्ति निधि पांडे जी ने जो कहा कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, देखकर तो नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। जिस तरह सरकार निर्णय ले रही है, चाहे अधिकारियों को सस्पेंड करने की बात हो, तमाम बलिया से लेकर गाजियाबाद तक जिस तरह से निलंबन हुआ, बोला कि थोड़ा उल्टा या जो जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं कि आपको अब इस बार के देखिए योगी पार्ट 2 में नेताओं को जिम्मेदारी दी गई कि आप प्रेजेंटेशन दीजिए और जवाबदेही आपकी होगी, नौकरशाह आपका सहयोगी रहेगा, सहयोग करेगा काम में। तो ये हमको नहीं लगता कि ये कहा जाए कि हाँ ब्यूरोक्रेसी हावी है। ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारियां बढ़ाई जा रही हैं, जवाबदेह कैसे बने ब्यूरोक्रेट्स, उसके तरफ ये सरकार आगे बढ़ रही है।
जहां तक महंगाई की बात है तो देखिए, इससे तो इनकार नहीं है कि महंगाई तो है। वो चाहे गैस सिलेंडर की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, या खाद्य पदार्थ जो भी साग सब्जियां हैं महंगी हैं। लेकिन इसी महंगाई के बीच में दूसरा एंगल ये भी है कि ये महंगाई एक तरफ थी, दूसरी तरफ सरकार कोरोना काल में 80 करोड़ पूरे देश में गरीब जनता को राशन उपलब्ध कराई। उनको बिना नौकरी किए उनके खाते में पैसे भेजे, किसानों को पैसे भेजे, किसी को भूखे नहीं मरने पाए, इसके लिए सरकार ने प्रयास किया कि हमारे देश में प्रदेश में कोई गरीब भूखा न मरे। उसका प्रयास उन्होंने किया। और हमें लगता है कि जो 3 सिलेंडर फ्री देने की बात है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो इसी के ध्यान में रखते हुए होगा कि गरीबों को इसी बहाने 3 गैस फ्री में मिल जाएंगे। जहां तक नौकरी रोजगार की बात है, देखिए इस पर इस सरकार को काम ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 5 साल में भी जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए थे नौकरी को लेकर, कि हम इतने लाख सरकारी नौकरी देंगे, वो पूरा नहीं हो पाया था। तो इस बार जिम्मेदारियां और ज्यादा हैं, और मुख्यमंत्री बनती होगी जी ने जैसे घोषणा की कि 100 दिन में 10,000 से ज्यादा नौकरी मतलब राघवेंद्र जी ये हुआ लेकिन 30 दिन बीत गए हैं तो अभी उसका कोई खाका आपको देखने को नहीं मिला है। नहीं मिल नहीं पा रहा है। रोडमैप खींच लिया गया, कहां से जो रिक्त पद थे उसकी जानकारी आ गई सरकार के पास। अच्छा सुनिए तो राघवेंद्र जी मैं जहां तक समझ पा रहा हूं आपकी बात का मतलब कि देखिए सब कुछ है, जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है वो सवाल भी है, ऐसी बात नहीं है कि महंगाई खत्म हो गई, बेरोजगारी नहीं है, या फिर नौकरशाही को लेकर जो तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके बावजूद जनता ने मैंडेट दिया बीजेपी को, क्योंकि जनता को लगा कि बीजेपी इन तमाम मुद्दों पर बेहतरीन समाधान निकाल सकती है। वो निकालने की कोशिश हो रही है, इसलिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इन फैसलों के पीछे हो सकता है बहुत तरह के सवाल उठाए जाएं, उठने भी चाहिए, तभी और बेहतरीन फैसले लिए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन शर्मा जी से। पवन जी देखिए, जब आप लोग कहते हो ना कि कांग्रेस की सरकार थी तो कम महंगाई थी, कांग्रेस की सरकार के दरमियान खाद्य पदार्थ कम कीमत पे मिलते थे, हालांकि महंगाई उस वक्त भी थी, उस समय के हिसाब से देखें तो महंगाई बहुत थी उस वक्त भी। इसके बावजूद एक बात आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, या कांग्रेस पार्टी इस मसले पर सरकार के साथ दिखती है या नहीं दिखती है कि पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो में कई सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय दाम बढ़ाने के, और उसका असर वाकई में जनता की जेब पर पड़ता है। तो आप लोग सही अर्थशास्त्र बताने से पहले गुमराह क्यों करने लगते हैं, ये बताइए। पहले तो ये बताइए कि गुमराह किस मामले में किया जा रहा है? क्या सरकार को उसकी हकीकत बताना, जनता की बात बताना गुमराह है? अगर हम कहें कि डीजल पेट्रोल के पदार्थों के ऊपर इस सरकार ने करीबन 100 गुना ड्यूटी बढ़ा दी है, तो ये क्या गुमराह है? पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार, कुछ जो ड्यूटी में रियायत दिया करती थी, तो क्या वो बताना गुमराह है? अगर गुमराह है तो ये गुमराह हम करते रहेंगे, क्योंकि सरकार को गुमराह हम नहीं कर रहे, सरकार अपने आप ही गुमराह हो रही है। सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान में बांट के इस महंगाई के मुद्दे को खत्म करना चाहती है, या जो दूसरी समस्या है उनको उनकी तरफ से ध्यान हटाना चाहती है। बेरोजगारी मेन मुद्दा है। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने साफ साफ कहा है कि क्या क्या जो चीजें बताई है, महंगाई की मार, वो बेरोजगारी की मार, सारा कुछ बताया गया है। सिवाय देखिए सिर्फ किताब, वो कहते हैं बीजेपी कहती कुछ और है, मतलब कहने के लिए अगर आएंगे कि प्रवक्ता भी आएंगे, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, योगी जी भी आएंगे, कहने के हिसाब से तो बहुत अच्छी तरह बोलेंगे जी हाँ सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन इनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। ये हर तरफ हर चीज को 2 तराजू में तोलते हैं। किसी एक के लिए नया कानून है तो दूसरे के लिए दूसरा कानून है, और कानून अपने हिसाब से तय करते हैं। अब आगे आने वाले समय में, जैसे अभी बीच में जो लाउड स्पीकर की बात आई, अजान की बात आई, उसमें भी जो चीजें हुई हैं, मैं कहता हूँ अच्छी बात है। अगर भाजपा अपने उस एजेंडे पे रहती है कि दोनों तरफ से ही ऐसी चीजें ना हो, लेकिन कथनी और करनी में इनके फर्क है, किसी एक को दूसरे। तो लाउड स्पीकर वाले मसले पर उत्तर प्रदेश में तो बड़ा बेहतरीन भाईचारा दिख रहा है पवन शर्मा जी। मैं वही कह रहा हूँ गौरीशंकर जी, जो चीज नजर आ रही है या जो चीज उन्होंने बोली है, अगर इसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो अच्छी बात है। भाईचारा बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, जो भी राजनीतिक दल हो। क्या बोलना चाह रहे हैं शरद त्रिवेदी जी? गौरीशंकर जी, जो हमारे मित्र शर्मा जी कह रहे हैं
इन्होंने फ्री नहीं किया था पेट्रोल, इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स इशू की थी। ऑयल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि हम अभी पैसा नहीं देंगे, सरकार आगे वाली सरकार जो है उसका पेमेंट करेगी, जिसका प्रायश्चित आज हम लोग कर रहे हैं। और जिन देशों ने फ्री और सस्ता बहुत ज्यादा किया है, आज उसमें $1.5 बिलियन जो है वो भारत ने सहायता दी है श्रीलंका को। और जब यहाँ से 2 मिलियन टन जो है तेल यहाँ से भेजा गया है, तो वहाँ गाड़ियां चलनी शुरू हुई हैं। पाकिस्तान की क्या हालत है वो आप देख सकते हैं। तो ये जो बहुत ज्यादा फ्री देश कर रहे थे उनका ये हाल है। और हम लोगों ने 43 लाख मकान सिर्फ 5 साल के अंदर दिए हैं, और दिल्ली की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में शौचालय बनाए हैं। और 2000 रुपया हर तिमाही जो है जनधन योजना में ट्रांसफर हो रहा है। 1,55,000 करोड़ उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया हम लोगों ने पेमेंट किया है, और ये सब वायरस के दौरान किया गया है। अभी भी 4 महीने इसके बाद ये बकाया है, 4 महीने का। अगर आप कहते हैं कि जी भविष्य 4 महीने का आने वाली जो नस्ल है उसका पेमेंट करेगी, तो ये तो हम भी करते हैं, हम तो फ्री बांट सकते हैं। तो ऑयल बॉन्ड इशू कर दीजिए, आप कह दीजिए हम पेमेंट नहीं करेंगे, अगली नस्ल करेगी, अगली सरकार करेगी, तो अगली सरकार भुगतेगी, हम तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन हमको अच्छे नहीं बनना, हमको देश बचाना है। हम ये नहीं चाहते जैसे आज टोकरा लेके हमारे आसपास के देश जो बैठे हुए हैं कि उन्होंने इतना फ्री और सस्ता कर दिया है कि वो खुद ही बिक गए, उनकी सरकारें बैठने को आ गई। 17% इन्फ्लेशन चल रहा है श्रीलंका में। तो हालात हमको ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं रखनी। ना शर्मा जी इस बात पे तैयार होंगे, ना हमारे मित्र पांडे जी इस बात पे तैयार होंगे, ना ठाकुर साहब। देखिए हम लोगों को ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं बनानी है, क्योंकि अगर ऐसी होती तो उसमें हमारा आपका सबका नुकसान है। तो हमारी सरकार का काम है पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना। हम लोग दूसरे नंबर पे थे 5 साल में, अब पहले नंबर पे जनता पार्टी कहती है मुफ्त बिजली देने से बहुत बोझ बढ़ेगा। हिमाचल में आज के मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं 125 यूनिट लोगों को। दूसरे राज्यों में जब कोई पार्टियां मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं बहुत बोझ बढ़ जाएगा, आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा राज्यों पर। और आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री 125 यूनिट हर घर को मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं। नहीं, तो आप इंतजाम करिए, आप करो तो रास लीला, इंतजाम करिए तो करेक्टर ढीला। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का। ये आप इंतजाम करिए ना, उसका प्रावधान करिए, उसमें आप बजट में से दीजिए। आप करिए तो रास लीला। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मजबूत हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का दिवाला निकल चुका है। और कोई पार्टी अगर बात करे तो कहिए कि देश दिवाला निकल जाएगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हालत जो है वो नाकाबिले बयान है। ये आपकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कहा था कि आगे तरफ बिजली देंगे, अगर दे रहे हैं, हमने तो प्रावधान रखा। ठीक पहले आपकी सरकार भोजन दे रहे हैं, कहा तो उसका हमने प्रावधान किया है, दरों पर बिजली देंगे। आपको याद है, आपने लैपटॉप के लिए कहा था, लैपटॉप देंगे। आपको याद है कि उत्तर प्रदेश की जितनी आबादी है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर लैपटॉप देने के लिए, लेकिन आपने कह दिया आप सरकार में आ गए 2 साल में। आपको याद है कि भूल गया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। सुनिए कीर्ति पांडे जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, शरद जी आपके लिए भी, पवन जी के लिए भी, कि अगर सब कुछ अच्छा नहीं था, या बीजेपी सरकार के प्रति जनता के अंदर कोई सुरक्षा की भावना, वफादारी की भावना, या फिर एक मौका देने की भावना ना होती, तो फिर समाजवादी पार्टी, ठीक है आप कह रहे हैं कीर्ति जी कि हम लोग का जनाधार बढ़ा है, सीटें हम लोग नहीं ला पाए, जनाधार बढ़ा है, इसके बावजूद सरकार में तो है नहीं। सरकार से तो बेदखल किया गया ना आप लोग को, जनता ने आप लोग को मैंडेट नहीं दिया। तो मैंडेट जिसे दिया गया है, इसका मतलब है कि जनता का भरोसा उस पार्टी के प्रति ज्यादा है ना। थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ। मैंडेट देना इसका मतलब ये होगा कि जो मन तय करेंगे। तो फिर तो पवन शर्मा जी 33 साल से मैंडेट की तलाश में आप हैं, मैंडेट की तलाश में आप हैं, और कहां से कहां पहुंच गए पवन शर्मा जी आप लोग। तो ये आप लोग के लिए खुशी की बात है क्या पवन शर्मा जी? ये आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि 2 सीट पर आप लोग आ गए और तब भी मैंडेट को आप इज्जत नहीं कर रहे हो? ये क्या बात हो गई? मुझे आपत्ति है इस बयान दे रहे हैं ना पवन शर्मा जी, उससे मुझे आपत्ति है कि मैंडेट को आप इज्जत नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी रसातल में चल गई उत्तर प्रदेश में, कहां से कहां चले गए भाई साहब? आप गलत कर रहे हैं गौरी शंकर जी, आप गलत वक्तव्य खुद दे रहे हैं। क्या गलत मैं बोल रहा हूं? मैंडेट का स्वागत किया है, आप जानबूझ के ये बात कर रहे हैं कि आप मैंडेट का अपमान कर रहे हैं। हमने कहा मैंडेट का अपमान हमारा नहीं है। मैंडेट, अगर किसी पार्टी को मैंडेट मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमर्जी करेगी।
उसकी नकेल कसने के लिए विपक्ष खड़ा हुआ है सरकार के साथ में। अगर गौरी कोई शंकर सरकार जी, विपक्ष में रहिए, उत्तर प्रदेश 33 साल से कांग्रेस विपक्ष में की ये नकेली कस रहे हैं। कोई अभी बात तक नहीं, अभी तक पता नहीं कौन कौन पार्टी का नकेल कस पाया। कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी कोई फर्क नहीं आज तक दिखा हाँ, कोई कांग्रेस फर्क पार्टी के नहीं। अंदर। अगर हम 33 साल की सोचिए पहले जो जनता कांग्रेस को- पार्टी थी और आज देखिए क्या जनता कांग्रेस नहीं पार्टी है। जनता- डॉक्टर रमेश ठाकुर के पास में आ रहा हूँ। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, एक बात बताइए, क्या सरकार जो फैसला ले रही है, क्या इन फैसलों में सिर्फ कमी देखें डॉक्टर रमेश ठाकुर, या फिर सरकार ठीक है, हम योगी सरकार मतलब पहली जो सरकार थी योगी आदित्यनाथ की उसे छोड़ देते हैं, दूसरी जो योगी सरकार बनी योगी 2.0 कहा जा रहा है, इन फैसलों में सकारात्मक पक्ष तो है ही ज़्यादा, तो सकारात्मक पक्ष को देखने का नज़रिया भी सकारात्मक होना चाहिए ना डॉक्टर रमेश ठाकुर। रमेश ठाकुर तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। चलिए सवाल मैं पूछ लेता हूं इनसे, राघवेंद्र जी से पूछ लेता हूं। राघवेंद्र जी बताइए सर, इतनी दिक्कत क्यों है लोगों को, खास तौर पे विपक्ष को? देखिए, बोलिए। अगर मैंडेट सरकार को मिला है तो सम्मान सबको करना चाहिए, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अगर देखा जाए ना, 2017 के चुनाव में ये नारा लेकर आए थे कि 28 साल यूपी बेहाल, फिर कुछ दिन बाद ये कहने लगे यूपी को ये 7 पसंद है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी का बयान आया था कि हमने मायावती जी से प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इतना दिग्भ्रमित हो तो इनके बयान पे बहुत हतप्रभ होने की जरूरत नहीं है। ये जो कह रहे हैं उसे हमें आपको सुनने की जरूरत है। और जहां तक बात है, कीर्ति निधि पांडे जी कह रहे थे कि महोदय जी मैंने क्या नौकर बोला, साहब बेलगाम है, वो है। तो देखिए, कम से कम लोगों को सुरक्षा मिला है। ये पुलिस और ब्यूरोक्रेसी की देन है कि सख्त नेतृत्व था यूपी में और लोगों को सुरक्षा मिली, महिलाओं को सुरक्षा मिली, संगठित अपराध से छुटकारा मिला, लोगों को पेट भरने के लिए राशन मिला। मुझे लगता है कि जनता इसीलिए मैंडेट सुरक्षा को लेकर ही, रक्षा, सुरक्षा, अनुशासन, ये जो 3 चीजें थी, जनता ने फिर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया, क्योंकि वो अराजकता, गुंडागर्दी, माफिया राज, भ्रष्टाचार जनता चाहती नहीं है। अब जहां तक बात है, अभी 30 दिन हुए हैं, साल भर बीतेंगे, 6 महीने बीतेंगे, तो फिर जनता देखेगी या विपक्ष के पास भी मुद्दे मिलेंगे। अगर कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे, जैसा प्रयागराज में घटना घटी, राघवेंद्र जी क्या लगता है आपको? कहीं घटना घटी तो विपक्ष ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं, अगर कोई ये सोच रहा है, अगर कोई ये सोच रहा है राघवेंद्र की राम राज आ जाएगा, ये सब है ना, ये सब कल्पना है, ये सब काल्पनिक चीजें हैं। ठीक है, बेहतर करने की कोशिश हो सकती है। कोशिश क्या है? तो कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए। कानून व्यवस्था के बाद महिला सुरक्षा को लेकर ये सब प्राथमिकता तो है योगी सरकार की, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप विपक्ष में बैठिए या फिर आप एक ऐसे पत्रकार रहिए जो सरकार के खिलाफ ही बात करने वाले हों, तब भी आपको ये चीज़ें दिख तो रही हैं सामने कि सब तो हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक सकारात्मक पक्ष के हिसाब से 30 दिन की सरकार है, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं। मैं एक सवाल, चर्चा कर लीजिए गौरी शंकर जी। क्या बोल रहे हैं सर? बलिया के अंदर क्या हुआ? पत्रकार ने खबर छाप दिया, पूरा फैला हुआ है। देखिए गौरीशंकर जी, अगर 30 दिनों की बात करेंगे तो उस हिसाब से तो जो निर्णय लिए जा रहे हैं सरकार को सराहनीय ही माने जाएंगे। उसने यही खबर, उसने क्या राघवेंद्र जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारों ने कीर्तिवर्धन जी, जिलाधिकारी के जो बलिया में पत्रकारों के साथ घटित हुआ उसका हम लोगों ने विरोध किया। और क्या बात कर रहे, पत्रकार जेल चला गया और आप करेंगे अच्छा काम हुआ? नहीं, उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। उसको कार्रवाई हुई? नहीं, उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। वो किसी और बात में बोल रहे थे। पत्रकारों के साथ जो हुआ उसका वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी विरोध हो चुका है, ऑलरेडी उसका विरोध हो चुका है। उनकी बात का मतलब गलत मत समझिए। डॉक्टर रमेश ठाकुर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? डिसीजन पे, चाहे कोरोना काल में रहा हो और चाहे बलिया की घटना रही हो, चाहे कानपुर की, हम लोग उसका सख्त विरोध करते हैं। आप उस पर डाइवर्ट मत करिए कि उसको हम कह रहे हैं। चलिए सर, आप लोग यहाँ पर आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बात उठेगी तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग यहाँ पर आए, वक्त निकाले, आप लोग, बहुत अच्छी चर्चा हुई।
और कम से कम जानने और समझने का मौका मिला कि 30 दिन की सरकार में जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके ढेर सारे सकारात्मक पक्ष हैं, नकारात्मक पक्ष भी है जो विपक्ष उठाने का काम कर रहा है, उठाना भी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र में इसकी बड़ी ज़रूरत है। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।